नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम कृषि दर्शन और मैं हूं आपकी होस्ट छवि। प्राथमिक क्षेत्र के विविध व्यवसायों की बात करें तो इनमें निश्चित सफलता के लिए कड़ी मेहनत, मजबूत इरादे और तकनीकी जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी होता है। मेहनत और इरादे तो आपके होते हैं, लेकिन जानकारियाँ नवीनतम आप तक पहुँचाते हैं हम इस कार्यक्रम के जरिए। तो कार्यक्रम की आज की कड़ी में भी कुछ ऐसी ही कोशिश करेंगे हम, लेकिन सबसे पहले डालेंगे नजर अपने पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार, खबरें खेती की में स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले नजर मुख्य कृषि समाचारों पे। मत्स्य विपणन योजना के तहत मत्स्य पालकों के विकास का लक्ष्य। उद्यानिक फसलों में ड्रैगन फ्रूट और अनानास की खेती लाभकारी और किसानों के लिए बेहद उपयोगी मिट्टी पलट हल। मत्स्य पालकों के उत्थान का लक्ष्य रखते हुए सरकार द्वारा मत्स्य विपणन योजना चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालकों का संपूर्ण विकास। इस योजना के तहत मत्स्य पालकों को मछली बेचने, काटने के औजारों और स्टोरेज के लिए आइस बॉक्स आदि को खरीदने हेतु 70% अनुदान की व्यवस्था है। शहरी क्षेत्रों के मत्स्य पालकों को ग्रामीण क्षेत्र के अनुपात में कुछ विशेष प्रावधान भी दिए गए हैं। अनुदान प्राप्त करने हेतु उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। विशेष जानकारी मत्स्य पदाधिकारी कनवीर प्रसाद द्विवेदी से। इस किट योजना के तहत जो लोग मछली बाजार में बेचते थे, सड़क के किनारे या भी बेचते हैं, उन लोगों के लिए सरकार जो है योजना लाई है कि उनको अच्छे से अच्छे विपणन के संबंध में तराजू, उनका छतरी, उनका काटने का औजार, उनका आइस बॉक्स, इन सबों में 70% तक जो है सब्सिडी देकर उनका विपणन किट का मुहैया कराया जाए। परंपरागत फसलों के अलावा कई उद्यानिक फसलों के उत्पादन से भी किसान भाई बहन ले सकते हैं लाभ। जैसे कि हमारे सूबे में अनानास और ड्रैगन फ्रूट की खेती की काफ़ी संभावनाएं हैं। थोड़ी तकनीकी जानकारियों के साथ इसे सफलतापूर्वक उत्पादित किया जा सकता है। किसान भाई बहनों, मौसमी की खेती के लिए समान रूप से सर्दी और गर्मी अनुकूल है। जहां पर जलवायु सूखा हो या बारिश ज़्यादा नहीं होती हो, ऐसे क्षेत्रों में मौसमी की फल अच्छी तरह से होती है। ज़्यादा नमी वाले जलवायु में जहां ज़्यादा बारिश होती हो, ऐसे क्षेत्रों में रोग और कीट की वजह से इसकी उचित पैदावार नहीं मिलती है। किसान भाई बहनों, हिम्मत और मेहनत से किस्मत भी बदली जा सकती है। इस बात को प्रमाणित करते हैं वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान श्री रघुनंदन प्रसाद। ये मौसम के अनुसार करेला, खीरा, गेहूं आदि विविध फसलों का उत्पादन करते हैं। वर्तमान में भी उन्होंने कद्दू की फसल लगाई हुई है और बेहतर मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं। किसान भाई बहनों, यदि आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं तो प्रयास करें कि इनकी खेती कतारबद्ध रूप से करें। इसके लिए रस्सियों या बांस की पतली पट्टियों की सहायता ली जा सकती है। कतारबद्ध रूप से खेती करने पर जहां सब्जियों में धूप और हवा का पूरा असर हो पाता है, वहीं खाद डालने से लेकर निराई गुड़ाई का काम भी सुविधाजनक ढंग से हो पाता है।
जिससे सब्जियों का उत्पादन बेहतर हो सकता है। साथ ही खाद के लिए जैविक खाद का प्रयोग करें, जिससे कि उसका नकारात्मक प्रभाव फसल पर ना पड़े। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल के मुख्य भाग फार, हरिस मोल्डबोर्ड, लैंडसाइड और हलमूल हैं। इसका फाल छड़ फार प्रकार का होता है तथा यह उच्च कार्बन स्टील या कम मिश्रित स्टील का बना होता है। यह हल की जुताई की गहराई का नियंत्रण हाइड्रोलिक लीवरेज से या ट्रैक्टर के 3 पॉइंट लिकेज से करते हैं। इस हल से सख्त मिट्टी को भी आसानी से तोड़ा जा सकता है। इस हल से देशी हल की तुलना में 40 से 50% मजदूरी की बचत, 30% संचालन खर्च में बचत तथा 4 से 5% उपज में बढ़ोतरी होती है। अब जानते हैं क्या है आज का मंडी भाव। अब समय है मौसम पूर्वानुमान का। उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े। जानकारियों के इस सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे और बात करते हैं धान की फसल के लिए। धान की फसल का उत्पादन और उपयोग दोनों ही हमारे देश में बड़े पैमाने पर होता है। इसे खाद्यान्न फसलों में सबसे प्रमुख माना जाता है, लेकिन इस फसल में पानी की बहुतायत मात्रा में जरूरत होती है। ऐसे में सूखा प्रभावित क्षेत्रों में इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, ये चिंता का विषय है। तो आइए इस भेंट वार्ता के जरिए अपने विशेषज्ञ से लेते हैं जानकारी सूखा प्रभावित क्षेत्रों में धान की अच्छी फसल हेतु जल प्रबंधन के विषय में। नमस्कार, मैं हूं विकास। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि दर्शन। दोस्तों, बिहार की जलवायु के अनुसार किसानों को अक्सर सूखे की मार झेलनी पड़ती है। ऐसे में आज हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार, प्रधान वैज्ञानिक ICAR पटना से हैं, जो हमें जानकारी देंगे सूखा प्रभावित क्षेत्रों में धान के फसल में जल प्रबंधन कैसे करना है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस कार्यक्रम कृषि दर्शन में। सर, पहला प्रश्न आपसे लेना चाहेंगे कि हमारे बिहार की जो जलवायु है सर, ऐसे में सूखे की मार हमारे किसानों को काफ़ी झेलनी पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में जल का क्या बेसिक प्रबंधन होना चाहिए कि सूखे प्रभावित क्षेत्रों में भी धान की फसल की उपज अच्छी हो और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। सर, किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि पिछले 20 साल में 15 साल सामान्य से कम बारिश बिहार में हुई है। इसके कारण धान की फसल जो करीब पूरे फसल उत्पादन का 80% पानी उपयोग में करता है, इस दौरान हमें धान के फसल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उतना पानी हमें बरसात से नहीं मिल पाती और सूखा की स्थिति के सामना करने के दौरान हमें धान में कम पानी में कैसे फसल उपजाएं, इसके ऊपर में हम आज आपको बता रहे हैं। इसमें आपको धान में लगातार पानी बनाए रखने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके क्रम में बारी बारी से खेत को गीला और सूखा करते हैं और इस चीज़ को इस द्वारा हम पानी का बचत कर सकते हैं। इसमें हम करते क्या हैं कि धान के फसल में लगातार 5 सेंटीमीटर पानी न रखने की जगह पर हम उसमें करते क्या हैं कि कुछ समय तक हम पानी उसमें बनाए रखते हैं और फिर उसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। और सूखने का इंतज़ार इस प्रकार करते हैं कि हम पानी को करीब 15 सेंटीमीटर ज़मीन के सतह से नीचे जाने तक का इंतज़ार करते हैं और फिर पानी डालते हैं। जैसे धान का फसल आपने जब बोया, सीडलिंग उससे बनाया, उसके बाद 25 से 30 दिन के बाद में आप उसका प्रतिरोपण करते हैं खेत में।
धान के प्रतिरोपण के 15 दिनों तक हम 5 सेंटीमीटर पानी खेत में बनाए रखते हैं। उसमें यदि अगर खरपतवार ज़्यादा अगर हो गया तो हम करीब 1 से 2 वीक और बढ़ाकर उतने दिनों तक, अगर खरपतवार हो गया तो करीब 1 महीने तक धान में 5 सेंटीमीटर पानी हम बनाए रखते हैं। उसके बाद हम खेतों से पानी के सूखने का इंतज़ार करते हैं। जब खेत में पानी ज़मीन के सतह से 15 सेंटीमीटर नीचे तक चला जाता है तो फिर हम उसमें पानी देते हैं, और इस बार भी खेत में करीब 5 सेंटीमीटर ज़मीन के सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक हम पानी बनाए रखते हैं। फिर हम उसके सूखने का इंतज़ार करते हैं। और इस क्रम में एक और भी चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब धान के फसल में पुष्पन की स्थिति आती है उसके 1 सप्ताह पहले और उसके 1 सप्ताह बाद तक भी हम धान के फसल में 5 सेंटीमीटर पानी बनाए रखते हैं। बाकी समय में उसको 15 सेंटीमीटर ज़मीन के सतह के नीचे तक सूखने का इंतज़ार करते हैं। सर, आपने अभी एक बहुत ही अच्छी बात बताई सर कि धान की सीडिंग करने के बाद 5 सेंटीमीटर पानी जो है मेंटेन रखना होता है। तो ये हमारे किसानों को कैसे पता चलेगा कि वो कितना पानी कैसे मेंटेन कर रहे हैं सर? और आपने एक बात करी सर कि वाटर पाइप की जो बात करी है सर, वो हमारे किसानों को बताएंगे सर। किसान भाइयों, ये पानी पाइप है, ये करीब 10 से 15 सेंटीमीटर डाया का पाइप है व्यास का, और इसको करीब 30 सेंटीमीटर लंबा है। इसमें नीचे के 15 सेंटीमीटर में हम छेद कर देते हैं जिससे पानी खेतों से इसके अंदर में आ सके, और इसके 15 सेंटीमीटर ऊपर वाला जो हिस्सा है ये इसमें छिद्र नहीं होता है। इसको हम खेतों में 3-4 जगह पे हम गाड़ देते हैं और इसमें से मिट्टी हम निकाल लेते हैं। 15 सेंटीमीटर जो ये छिद्र वाला हिस्सा है ये पानी के ये ज़मीन के सतह के नीचे होगा, और इस ज़मीन के सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक हम पानी इसमें खेतों में पानी डाल देते हैं। अब मान लीजिए 1 तारीख को अगर हमने खेत में 5 सेंटीमीटर पानी यहाँ तक ज़मीन के सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक हमने खेतों में पानी डाल दिया। अब इसके 15 सेंटीमीटर नीचे तक जाने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी का सतह इस पाइप के अंदर यहाँ तक आ जाए, यानी कि 15 सेंटीमीटर ज़मीन के सतह से नीचे हो जाए, तब हम खेत में फिर पानी डाल देंगे और यहाँ तक डालेंगे। मीन्स ज़मीन के सतह से 5 सेंटीमीटर ऊपर तक पानी डालेंगे। तो इस तरीके से हमें बारी बारी से खेत को गीला और सूखा करने में मदद मिलेगी, और हम जान पाएंगे कि कब हमको पानी देना है और कब हमको सूखा की कंडीशन करनी है। सर, आपने हमारे किसानों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। वर्तमान समय में कुछ अलग करने का समय है, यानी कि अपनी आय को बढ़ाने के लिए लीक से हटकर कैसे अपनी आय अर्जन का स्रोत अर्जित किया जाए, ये सोचने की बात है। ऐसे में मशरूम उत्पादन कम खर्च में बेहतर आय का स्रोत बन सकता है। तो मशरूम उत्पादन से, मशरूम की खेती से कैसे करें अपनी आय में वृद्धि, इसके बारे में अब लेते हैं जानकारी इस साक्षात्कार के जरिए अपने विशेषज्ञ से। नमस्कार, मैं प्रियंका आप सभी किसान भाइयों का आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत करती हूँ। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मशरूम की खेती के बारे में। इसे किस मौसम में लगाना चाहिए, इसे लगाने से कितना आपको लाभ होगा और क्या तरीके हैं मशरूम की खेती करने के, इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज ICAR से डॉक्टर संजीव कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी मैंने बताया कि आज हम चर्चा करेंगे मशरूम की खेती के बारे में, तो सबसे पहले तो आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि मशरूम की खेती कब और कैसे करनी चाहिए। किसान भाइयों, आज हम आपको मशरूम की खेती के बारे में, जिस मशरूम यानी खुम्ब, जिसको गांव की भाषा में गोबर छत्ता भी बोलते हैं, उसकी खेती के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मशरूम के बहुत सारे टाइप होते हैं और ये विभिन्न मौसम में उगाया जा सकता है। यदि किसान भाई ध्यान दें तो सालों भर जो है इसकी खेती कर सकते हैं, अगर उसका सही वैरायटी का जो है आप इसका सिलेक्शन कर लें।
जैसे कि मशरूम मुख्यतः जो है 3 प्रकार के होते हैं। जाड़े के दिन में आप देखते होंगे मार्केट में जो बहुत ज़्यादा बिकता है बटन मशरूम। इसका जो समय होता है ये करीब अक्टूबर से लेकर मार्च के महीने तक चलता है। इसके बाद मार्च के महीने के बाद जो है आ जाता है मिल्की मशरूम, या जिसको स्ट्रॉ मशरूम भी कहते हैं। ये जो है स्ट्रॉ पर उगता है और ये गर्मी के दिनों में होता है। इसको जो हम ले सकते हैं आपको अप्रैल से लेके जो है हम सितंबर तक के महीने तक इसको ले सकते हैं। ये जो देखिएगा तो ये काफ़ी इतना बड़ा बड़ा हो जाता है, जबकि बटन मशरूम का साइज इतना बड़ा होता है। इसके बाद एक और वैरायटी आता है प्लूटोरस, जिसको कि वेस्टर्न मशरूम कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित है और उगाने में सबसे ज़्यादा आसान है। ज़्यादातर किसान भाई जो है वेस्टर्न की ही खेती करते हैं, क्योंकि बटन मशरूम के लिए बहुत ही ज़्यादा तकनीकी ज्ञान की ज़रूरत होती है। उसमें खाद बनाना पड़ता है, जिसमें जो है खाद की बनाने के लिए बहुत ही टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है और ठंड की ज़रूरत होती है। उसके लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन वेस्टर की खेती हम आराम से सितंबर से लेकर अप्रैल महीने तक आराम से थोड़ा सा कॉस्ट लगाकर कर सकते हैं। इसको जो होता है किसी चीज़ का जो है वो पुआल जो है ले लेते हैं, चाहे वो धान का हो, गेहूं का हो, किसी चीज़ का पुआल को लेकर हम 2-2 केजी का बैग बना लेते हैं। इसको बैग बनाने के लिए क्या करते हैं, रात भर जो है पानी में भूसा को डाल देते हैं फूलने के लिए, और सुबह में पानी को छान कर जो है उसको ज़मीन पर पसार देते हैं और उसको टेस्ट कर लेते हैं कि हाथ से ऐसे दबा कर देखते हैं कि जब पानी नहीं गिरता है, यानी उसमें ठंडा ठंडा तो लगता है, मॉइस्चर है, लेकिन पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं है, तब वो बैग बनाने के लिए तैयार है। फिर इसको हम एक पॉलीथीन लेते हैं, बड़ा साइज़ का पॉलीथीन लेते हैं, उसमें जो है उसमें 2 केजी भूसा को दबा दबा कर जो है पूरा भर देते हैं। और ये पहले एक लेयर बनाते हैं। एक लेयर बनाने के बाद मशरूम का स्पॉन होता है, जो बीज जो होता है मशरूम का, उसको लेते हैं और उस बीज को जो है किनारे में इस तरह से करके जो है बैग के चारों तरफ जो है डाल देते हैं, इस तरह से गोलाई में। उसके बाद दूसरा लेयर डालते हैं, उसके बाद फिर से डाल देते हैं स्पॉन को, उसके बाद तीसरा चौथा करके जब तक कि ऊपर तक नहीं आ जाता है तब तक जो है हम इसमें लेयर जो है चढ़ाते रहते हैं। और आगे ऊपर का जो भाग होता है उसको जो है रबर से बांध के इसको जो है बिल्कुल बंद कर देते हैं। इसके बाद हम किसी नुकीले चीज़ से जो है बैग को जो है छेद कर देते हैं, ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर जो है उड़ जाए। और इसको जो है हम कहीं पर भी, इसके लिए कोई ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। किसान भाई चाहे तो अपने घर में भी इसको जो है छप्पर से लटका कर या रैक बनाकर किसी भी जगह पर रख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है उजाला नहीं हो, यानी अंधकार हो, लेकिन हवा का आदान प्रदान जो है आराम से होता रहा। ऐसा स्थान जो है वेस्टर्न मशरूम की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। और ये जो है आप देखेंगे कि करीब करीब जब 20-25 दिन हो जाएगा आपका ये बैग बनाए हुए, तो पूरा बैग जो है आपको सफ़ेद होने लगेगा। ये सफ़ेद होने का मतलब है कि अब उसमें माइसीलिया ग्रोथ कर गया है। तब हम पॉलीथीन जो उस पर है, पॉलीथीन को निकाल देते हैं, और पॉलीथीन को निकालने के बाद 25-30 दिन के बाद जो है हम उसमें जो है डेली जो है पानी डालना, पानी का छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। और फिर देखते हैं कि अगले जो है 15 दिनों में जो है उससे मशरूम का फ्रूटिंग निकलना जो है शुरू हो जाता है। तो किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि मशरूम की खेती कितने प्रकार से और कहाँ और कब कैसे की जाती है, इन सब की जानकारियाँ दी। एक और अहम सवाल डॉक्टर साहब हम आपसे करना चाहेंगे कि यहाँ आपने कीमत की बात की है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि किसानों को मशरूम की खेती से कितना लाभ होगा। मशरूम की खेती छोटे किसानों के लिए जो है काफ़ी ही लाभदायक है। और इससे जो है मैंने बताया जैसे कि 2 केजी का जो हम बनाते हैं, बैग बनाते हैं, उससे करीब जो है 1.5 केजी जो है मशरूम की पैदावार हो जाती है। तो आप देखिए कि 2 केजी का जो बैग बनाने में करीब जो है 28 से 30 रुपए का खर्च आता है, सब स्पॉन वगैरह लेकर। और इसको यदि देखें तो करीब 200-250 रुपये जो है हमको इससे आमदनी हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि ये सीजनल है, इसको जो है हम सितंबर से लेकर अप्रैल तक ही कर सकते हैं।
तो अगर किसान जो है 100 ये अगर बैग बना लेते हैं तो उनको करीब करीब जो है एक छोटे से जगह से जो है या घर में छप्पर है तो उसे लटका कर भी वो कर सकते हैं। जैसे कि पुराने ज़माने में दही लटकाते थे, वो मटका लटका के करते थे, उस तरह से करके भी इसकी खेती की जा सकती है। तो इससे साल अगर 100 केवल बैग लेते हैं तो कम से कम जो है हमको 16 से 17 हज़ार जो रुपए जो है आराम से इससे प्राप्त हो जाते हैं। अगर इस तरह से कर सकते हैं तो आपको साल भर में ये 100 बैग के अगर यूनिट ऑयस्टर और मिल्की मशरूम बना लेते हैं तो आपको करीब करीब जो है 28 से 30 हज़ार रुपये केवल आप ऐसे जगह से जहाँ पर किसी कोई ज़रूरत नहीं है, जगह की ज़रूरत, ऐसे जगह से आप जो है आमदनी जो है ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे किसान भाइयों को मशरूम की खेती को लेकर इतनी अहम जानकारी दी। जुड़े रहिए इस कार्यक्रम से। इसी समय इसी चैनल पर होगी आपसे फिर मुलाकात कुछ नई जानकारियों, कुछ नए विषयों और नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना और अपनों का ख्याल और दीजिए इजाज़त। नमस्कार। We are the Indian farmers, fondly called Annadata. We are sowing dreams in its soil, nurturing them to grow bigger, making them a reality for the last 9 years. किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। मिट्टी की जांच से लेकर सैकड़ों नए बीज तैयार करने तक, सिंचाई के सशक्त नेटवर्क से लेकर किसान रेल तक अनेक कदम उठाए। In line with our Honorable Prime Minister's vision, today we fulfill the world's need for milk, pulses, jute, spices, rice, wheat, cotton, fruits, vegetables, and fish. Our centuries-old superfood, Sri Anna, globally known as millets, are being recognized as climate-resilient and nutrition crops. The United Nations, at our behest, began this year as the International Year of Millets celebration. In past 9 years, under the visionary leadership of our Prime Minister, Narendra Modi, we found new heights. Our identity found new dimensions, ensuring not only food security, but also nutrition security for the world. The Prime Minister Farmers Income Support Scheme caters to our smallest needs. It makes our victory loom in our fields. The Prime Minister Crop Insurance Scheme is a trusted friend who never leaves us hanging and keeps us going through every thick and thin. The Prime Minister Agriculture Irrigation Scheme taught us that no land is barren. One who dares to blossom can be stopped by none. The Soil Health Cards analyzes our soil, so we sow what's beneficial and reap without much toil. Electronic National Agriculture Market, that is ENAM, takes our produce beyond boundaries. The farmer's train puts it in new homes, in newer geographies. Today, we harness AI's potential. We fly drones and make high-tech mechanization possible. Our youngsters are innovating farm technologies. Our agri-startups and robust value chains are minting success stories. Nature's conservation is our vital desire. We've also become renewable energy suppliers. Today, we are achieving our destiny's might. Our power has reached new heights. हमारे किसानों ने हमें न सिर्फ आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि आज उनकी वजह से
हम निर्यात करने में भी सक्षम हो गए। So, as the country marches towards development, nearing its 100 years of freedom, we, the farmers of India, creating the new age agricultural solutions, ensuring food and nutrition security, climate resilient agriculture and robust value chains, and Maharshi, that is, Millets and Other Ancient Grains International Research Initiative. Let's make world where everyone gains. One earth, one family, one future. उखाड़ नहीं पाए ना। इसका राज है देहात स्टार्टर, जिसकी अनोखी HYT जेल टेक्नोलॉजी फसलों को जड़ से मजबूत बनाए और उपज भी बढ़ाए। देहात स्टार्टर, मजबूत जड़ें, उपज बढ़े।